सास बहू पर बारिश का कहर। रामदीन अपनी पत्नी हेमलता और बहू आशा के संग मखना गांव के अंतिम छोर में बसे नदी किनारे रहता था। जेठ महीने के अंतिम दिन को देखकर हेमलता की निगाह घर के छप्पर पर टिक जाती है। कल से मॉनसून का महीना शुरू हो जाएगा, इस बार भी घर पर छप्पर नहीं चढ़ सका। अरे भगवान, चिंता मत करो, मैंने बारिश को पैगाम पहुंचा दिया है। इस साल वो हमारे घर नहीं आएगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पिछले बरस बरसात गांव पर कैसे कहर बनकर टूटी थी। साल भर में हमें छोड़ सभी लोगों ने पक्के मकान बना लिए, मगर हमारा घर अब भी मिट्टी का है। ईश्वर ना करे अगर बरसात की बौछार ज्यादा बरस गई तो एक ही पल में हम घर से बेघर हो जाएंगे। हेमलता रूखे स्वर में रामदीन को खूब झड़पती है, जिसे देख रामदीन अपनी दवाई का झोला टटोल कर चला जाता है। चल दिए वैदगिरी करने। सासू माँ, बरसात तो आई भी नहीं, अब खामखा ससुर जी पर बरस पड़ी। आज के महंगे दौर में एक ईंट खरीदना भी भारी पड़ रहा है। घर का मुखिया होने के नाते ससुर जी अपनी भरसक प्रयासों में जुटे रहते हैं। अगले सवेरे बरसात की बौछार के साथ मानसून अपना आगमन सुनाती है। भरी बरसात में रामदीन काम के लिए निकल जाते हैं। आसमान की ओर ताकते हुए आशा अपने मन के भीतर कहती है, आसमान की रंगत देखकर लग रहा है कि कुछ ही देर में मूसलाधार बरसात पड़ने वाली है। आशा अभी ये कह ही रही थी कि पीट पीट कर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके साथ उनके घर की छप्पर से बारिश का पानी चूने लगता है। अरे बहू, जल्दी से दौड़। क्या हुआ सासू माँ? इंद्रदेव को भी चैन नहीं, घर के भीतर भी बरस रहे हैं। जल्दी से बर्तन लगा, वरना बिछौना भीग जाएगा। दोनों सास बहू छप्पर से टपक रही बूंदों के आगे बर्तन लगा देती है। तभी जोरदार बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उनके घर के ऊपर चढ़ी छप्पर जगह जगह से सरकने लगती है। कहा था मैंने बुढ़ऊ से कि छप्पर चढ़ाने लायक जोड़ बटोर ले। आ गई ना आफत। लगता है आसमान के झरोके हमारे ही घर में बरस कर मानेंगे। तकरीबन 6 घंटों बाद बरसात की फुहार रुकती है। सास बहू गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, शुक्र है बरसात तो थमी। एक पल को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बरसात का कहर हमारा ये आशियाना उजाड़ न दे। आशियाना भले बच गया, मगर मिट्टी के इस घर में लीपा पोती का काम तो बढ़ गया न बहू। दोनों सास बहू घर की साफ सफाई में जुट जाती हैं। देर रात रामदीन बारिश में सराबोर हुआ घर लौटता है। आपका शरीर तो एकदम तवे के जैसे तप रहा है। हेमलता रामदीन का शरीर पोंछती है, वहीं दूसरी तरफ आशा चूल्हे पर चाय बनाकर उसे पीने को देती है। बाबूजी, ये लीजिए चाय। रामदीन की आंख लगने के बाद जैसे ही सास बहू सोने चलती हैं तो गरजते बादलों की गूंज उनके कानों में पड़ती है। लगता है बरसात होने वाली है सासू माँ, आप सो जाइए, मैं जगी हूँ। तू जाकर सो जा बहू, वैसे भी मेरी आंखों में नींद नहीं है। दोनों ही बाहर से सोने की मनाही दर्शाते हुए अपने दिल के भीतर उस खौफ को दबाए बैठी थी कि ये बरसात कि उनके घर पर कहर बनकर न टूट पड़े। आधी रात पूरे मखना गांव में बारिश होने लगती है। एक भी बूंद इनकी आंखों पर पड़ गई तो ये झट से उठ जाएंगे। सासू माँ, आप पिताजी को ढाप कर रखिए, तब तलक मैं इस बरसात से निपटती हूँ। वो चारों ओर बर्तन लगा देती है, जिससे बरसात का पानी उन बर्तनों में भरने लगता है, मगर उसी क्षण तेज तूफान उठता है। लगता है पवन देव और इंद्रदेव एक संग मिल बैठे हैं। अगर ये छप्पर छत से छिन गई तो इस बरसात के कहर से निपटना बड़ा कठिन हो जाएगा। गुजर रही हर एक घड़ी के साथ बरसात बढ़ती ही जा रही थी। घर की छप्पर आंधी की संगी हो जाती है और बरसात का पानी अब उनके घर में तबाही मचा रहा था। जाने इस बरस इस बरसाती बादल जिद्दी बच्चे की जैसे क्यों बने बैठे हैं। मॉनसून के उस महीने में एक ओर जहां पूरा गांव अपने पक्के मकानों में चैन की नींद सोया था, वहीं दोनों सास बहू उस रात के अंधेरे में बरसात के कहर से जूझ रहे थे। बरसात के कारण घर का सारा सामान इधर उधर तैर रहा था। ससुर जी का बुखार में भीगना सही नहीं। आशा बरसात में भीगते हुए सभी के घरों का दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। थक हार कर दोनों सास बहू रामदीन को टाट ओढ़ाकर टूटे फूटे घर में बारिश के छूटने की बाट जो रही थी। रात से सवेरा हो जाता है, मगर अफसोस कि रामदीन वो सवेरा देख नहीं पाता।
गुड्डू के बाबा हूँ। उठो ना, अजी सुनते हो? देखो बरसात बंद हो गई। माँ जी, बाबूजी हमें छोड़ गए हैं। इस बरसात की बदरा मेरे सुहाग पर कहर बनकर टूट गई बहू। माँ जी, संभालिए खुद को। हमारे पास तो एक पैसा नहीं। बाबूजी का अंतिम क्रियाक्रम कैसे होगा? वो दोनों बांस की कटाई के लिए जंगल निकल पड़ती हैं। वापस लौटकर आने पर सास बहू को अलग ही मंजर देखने को मिलता है। उनका घर ढह चुका होता है। माँ जी, भारी बरसात के चलते हमारा घर ढह गया। तेरे ससुर जी हमारे आने तक राह न देख सके और उन्होंने खुद ही अपने आप को मिट्टी में दफन कर दिया। हेमलता सिसक सिसक कर रोने लगती है। बरसात अपने उफान पर थी। बादल की गड़गड़ाहट के साथ जोर शोर से बिजली कड़कने लगी थी। इस बरसात ने सासू माँ को झकझोर कर रख दिया है। तकरीबन 3 दिन गुजरने को थे, मगर बरसात छूटने का नाम नहीं ले रही थी। भूख से दोनों सास बहू बिलबिला उठी थी। भूख के मारे जान जा रही है। पिछले 3 दिन से माँ जी के पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया। क्या करूं मैं? अचानक गहरी कमजोरी के चलते हेमलता की आंखों के आगे बेहोशी का मंजर आ जाता है। माँ जी, उठिए उठिए माँ जी, हम इस बरसात के आगे घुटने नहीं टेक सकते माँ जी। आशा हिम्मत बांधकर अपनी सास को पीठ पर लादकर बरसात को पार करते हुए फुलवा के पास आती है। फुलवा मौसी, बरसात के कहर के चलते हमने अपना घर बार सब खो दिया। बरसात के छूटने तक हमें पनाह दे दीजिए। अरे, मेरा घर कोई आश्रम थोड़ी ही है कि मैं तुम सास बहू का बेड़ा उठाऊं। चलो भागो यहाँ से। हम तो खुद ही इस बरसात में बेरोजगारी का शिकार हुए पड़े हैं। आशा को इस बात की खबर न थी कि बरसात का पानी में तैर रहे जोंक उसके पैरों को जकड़ चुके हैं। वो अपनी सास को लेकर गांव के जमींदार मंगेश के आगे हाथ फैलाती है। भाई जी, बरसात छूटने तक इस दहलीज पर पड़े रहने की इजाजत दे दो। सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास और पैसे भी नहीं है। आशा और उसकी सास की बरसात में हुई दुर्दशा को देखकर मक्कार मंगेश उन पे तरस खाता है और कहता है, अरे, कई एकड़ खेत की फसल बरसात में डूब रही है। अगर चाहो तो उसकी कटाई करके बटोर लो पैसे। सासू माँ का पेट भरने के लिए मैं हर बरसात का पड़ाव पार कर जाऊंगी। आशा भरी बरसात में खेत पर आती है, जहाँ खेत में लबालब पानी भरा होता है। वो बिना अपनी परवाह के बारिश में भीगती हुई फसल को खेत से अलग करती है। सांझ होने पर वो खेत से बाहर कदम रखती है। बरसात के कीचड़ और मैले पानी के चलते उसके हाथ पांव में सड़न पैदा हो चुकी थी। मंगेश उसे पैसे देता है, तभी हेमलता को होश आता है। माँ जी, आपको होश आ गया। ये देखिए माँ जी, हमारे पास पैसे हैं, इससे हम अपना पुख्ता इंतजाम कर लेंगे। मगर ये पैसे कैसे आए? आशा अपनी सास को सारा किस्सा सुनाती है, जिसे सुन उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। बहू, एक मजबूरी के लिए तूने इतना भारी जोखिम सहा। माँ जी, इस बार की बरसात ने बड़े दुख सहना सिखा दिया है। अब चलिए यहाँ से। बरसात छूटते ही दोनों सास ईंट का एक छोटा पक्का कमरा बनाती है, जिससे आने वाले साल में उनके सिर ढकने का पुख्ता बंदोबस्त हो जाता है। अंत में बरसात का कहर भी पूरे 1 बरस के लिए थम जाता है। मंधना नाम के शहर में सुरीत नाम की औरत रहती थी। सुरीत एक विधवा थी, जिसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सुरीत की कोई औलाद भी नहीं थी। सास ससुर के जाने के बाद सुरीत अकेली पड़ गई थी। अपने पति के बड़े से घर में सुरीत अकेले ही रहकर सारा काम करती थी, लेकिन सुरीत की ये शांति उसके जेठ को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। असल में सुरीत के जेठ यानी कि सुरीत के पति के बड़े भाई अपने माँ बाप को छोड़कर बहुत पहले ही दूसरी जगह रहते थे, ताकि उन्हें अपने माँ बाप की सेवा न करनी पड़े। सुरीत के पति और उसके बाद सुरीत ने ही अपने माँ बाप को संभाला और उनका ध्यान रखा। लेकिन अब जब सुरीत के सास ससुर गुजर गए थे, तो सुरीत के जेठ की बुरी नजर फिर से उसके मकान पर पड़ गई थी और वो उसे सुरीत से किसी तरह हथियाना चाहते थे। सुरीत के सास ससुर की 13वीं पर जब उसके जेठ आए, तो सुरीत को विश्वास नहीं हुआ कि जिस जेठ ने सालों से अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, वो आज उनकी 13वीं पर कैसे आ गए। सुरीत,
बहुत दुख हुआ माँ बाबूजी के बारे में सुन के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जेठ जी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि आज माँ बाबूजी की 13वीं है? मैंने तो आपको निमंत्रण नहीं भेजा था। कैसी बात कर रही है पगली? वो मेरे माँ बाबूजी हैं, उनकी नहीं तो किसकी 13वीं पर आऊंगा? तुम ही बताओ, आखिर उनका हम दोनों के अलावा था ही कौन? अब जब वो नहीं है तो अब माँ बाबूजी की विरासत, इस घर को हम दोनों को ही तो संभालना है। अपने जेठ की ये बात सुनकर सुरीत समझ गई कि उसके जेठ को अपने माँ बाबूजी से नहीं बल्कि अपने घर से लगाव था। सुरीत अपने जेठ के इरादे समझ गई। हाँ जेठ जी, अब मुझे इस घर को संभालना होगा और इसका ध्यान भी रखना होगा। सुरीत का ये जवाब सुनकर उसके जेठ समझ गए कि सुरीत इतनी आसानी से इस मकान को नहीं छोड़ने वाली, और फिर वो 13वीं का खाना खाकर वापस अपने घर लौट गए। सुरीत अब अपने घर में और सावधानी से रहने लगी, क्योंकि उसके सास ससुर वो मकान उसके नाम कर गए थे, तो उसके जेठ सबसे पहले उसे ही रास्ते से हटाना चाहते थे। एक तरफ सुरीत अपने घर में एकदम सतर्क थी, तो वहीं दूसरी ओर उसके जेठ सुरीत से किसी तरह मकान हड़पने की फिराक में थे। सुरीत महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। पति के गुजरने के बाद तो सुरीत दिन भर महादेव का नाम जप किया करती थी। एक दिन रात को जब सुरीत महादेव के मंदिर से वापस आ रही थी कि रास्ते पर पड़ने वाली सुनसान सड़क पर उसे सामने अपने जेठ खड़े हुए दिखाई दिए। यूं अंधेरी सड़क पर अपने जेठ को देखकर सुरीत कुछ डर गई, लेकिन फिर उसने कुछ हिम्मत बांधी और अपने आप को संभाला। जेठ जी, लालच आपके अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मकान के लालच में अब आप मेरा पीछा भी करने लगे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। माँ बाबूजी की सेवा करने के समय आप गायब हो गए और अब उनकी विरासत, उनके मकान पर अपना हक जमाने तुरंत चले आए। भूल जाइए, क्योंकि माँ बाबूजी ने वो मकान बहुत पहले ही मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि आप ये गंदी करतूतें जरूर करेंगे। सुरीत के इतना बोलने के बाद भी उसके जेठ कुछ नहीं बोले। उल्टा वो तो सुरीत की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर सुरीत डर सी गई। अचानक सुरीत को पैरों की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर जब सुरीत ने देखा तो 2 हट्टे कट्टे आदमी उसके पीछे खड़े थे। अब सुरीत को समझ आ गया था कि उसके जेठ क्यों हंस रहे थे। डर कर सुरीत ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, वैसे ही उन 2 आदमियों ने सुरीत को पकड़ लिया। जेठ जी, बोल दीजिए अपने गुंडों से छोड़ दे मुझे, नहीं तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा आपके लिए। ये सुनकर सुरीत का जेठ हंसने लगा। अरे सुरीत, बुरा तो मेरा तब होगा ना जब तू कुछ बोलने के लिए जिंदा बचेगी। तू भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। चल, आज तुझे उन्हीं के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहकर सुरीत के जेठ ने एक बोतल खोली और उसमें भरी नीली चीज सुरीत पर डालने लगा। जैसे ही सुरीत ने उसे सूंघा तो पाया कि वो तो मिट्टी का तेल था। जेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। आखिर एक मकान के लिए आप कितना गिर सकते हैं? लेकिन सुरीत के जेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसी समय माचिस जलाकर सुरीत को आग लगा दी। बेचारी सुरीत धू धू कर जिंदा जलती रही, लेकिन उसके जेठ को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। सुरीत के जलने के बाद उसके जेठ और उनके गुंडे वहाँ से रफू चक्कर हो गए। सुरीत की आत्मा जब उसके शरीर से निकली तो उसने पाया कि उसके सामने महादेव खड़े थे। प्रभु, ये क्या किया आपने? क्या ऐसे ही अच्छाई की बुराई पर जीत होती है? यूं ही बुराई अच्छाई को डराती, धमकाती और मारती रहेगी? पुत्री सुरीत, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे जेठ को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और वो उसे तुम दोगी, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ सिर्फ बारिश में भीगने से ही काम करेंगी। ये जरूर याद रखना। इससे पहले कि बारिश का मौसम खत्म हो, अपने घर को बचा लो। इतना कहकर महादेव वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुरीत की आत्मा वापस उड़कर अपने घर पहुँच जाती है। कुछ दिनों बाद आसमान में भीषण बादल छाए थे और उसी दिन सुरीत के जेठ अपना सब सामान लेकर उस घर में पहुँच गए। आखिरकार मुझे मिल ही गया। कितना तरसाया है तूने मेरे घर। तुझे पाने के चक्कर में पता भी है कि मुझे एक औरत को मारना पड़ा, लेकिन अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगा। ये कहकर जेठ जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बरसात शुरू हो गई।
और जेठ को ऊपर के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। घर में तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अभी पता लगाता हूँ। ये कहकर जेठ जीने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। जेठ सीढ़ियां चढ़कर और ऊपर छत पर गए। जैसे ही जेठ ने छत पर जाने का दरवाजा खोला तो सामने पाया कि एक जले हुए मुंह वाली चुड़ैल हाथ फैलाए बारिश में भीग रही थी। ऐसा भयानक नजारा देखकर जेठ का दिल मुंह में आ गया। कौन हो तुम? और ये मेरी छत पर क्या कर रही हो? अरे जेठ जी, इतने जल्दी भूल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो आप मुझे जला कर आए हैं। सुरीत, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कहते हुए जेठ वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने अपनी शक्ति से जेठ को हवा में उड़ा दिया और हवा में ही उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। जेठ की लाश 2 हिस्सों में वहीं छत पर पड़ी रही। वो चुड़ैल फिर से उस बारिश में भीगने लगी। उस दिन के बाद से कोई भी उस घर में नहीं रह पाया। जो भी वहाँ रहने आता वो साल भर के अंदर ही वहाँ से भाग जाता, क्योंकि हर साल जब भी बारिश का मौसम आता तो उस चुड़ैल की शक्तियाँ फिर से जाग जाती और वो छत पर खड़ी होकर उस बारिश में भीगती रहती। कई बार तो आस पड़ोस के लोग भी सुरीत के घर की छत पर बारिश में भीगती जली मुंह वाली चुड़ैल को देखकर डर जाते, लेकिन बिना कुछ बोले वो चुपचाप मुंह घुमा लेते। कहते हैं कि आज भी उस घर में कोई भी अपना बसेरा नहीं बना पाया, क्योंकि आज भी सुरीत की चुड़ैल हर बारिश के मौसम में उस घर की छत पर भीगती है और अपनी शक्तियों से इंसानों को उस घर से दूर रखती है। चुड़ैल टीचर के काले स्टूडेंट्स। शेफाली एक सांवले रंग की स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर क्लास की तरह उसकी क्लास में भी कुछ गोरे और काले बच्चे बैठा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। ऋत्विक प्रेजेंट मैम। नंदिनी प्रेजेंट मैम। काव्या प्रेजेंट मैम। ओके, सारे बच्चों की अटेंडेंस हो गई है। अब मैं दोबारा किसी को नहीं लगाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। जितने भी काले बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठो और दूसरे गोरे बच्चे एक लाइन में बैठो। सारे बच्चे शेफाली की बात सुनकर हैरान थे। दोस्तों से बिछड़कर अपनी अपनी लाइन में मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे तान्या, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया? नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा नंदिनी, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया है? कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। तेरे मॉनिटर होने का कोई फायदा नहीं है हमें। चापलूसी करके भी कुछ नहीं पता चलता। बैंगन कहीं की। ए, कम बोल। बैंगन तू खुद ही होगी। जुबान संभाल। ओहो, मैं बैंगन नहीं हूँ, मशरूम की तरह सफेद हूँ, समझी तू? और तू है कल्लू माई और तेरी वो मैडम। ये पीछे शोर क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है शोर? खड़े हो जाओ। वो मैम, हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए लंच में, है ना नंदिनी? हाँ मैम, हम रिवाइज के लिए ही बात कर रहे थे। तुम तो पढ़ंतु हो, लेकिन इन बच्चों से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जब देखो शोर मचाते हैं। चलो बैठ जाओ और साइंस की बुक निकालो। ओके मैम। ये बोलने के बाद शेफाली बच्चों को अच्छे से पेड़ पौधों के चैप्टर के बारे में बता देती है और फिर ओरल टेस्ट लेना शुरू करती है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। अब मुझे इस सवाल के जवाब दो। बताओ, आम जिस पर उगता है वो पेड़ होता है या पौधा? मैम, मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम, आम का पेड़ होता है। वेरी गुड काव्या। अगला क्वेश्चन ऋत्विक बताएगा। बताओ, किन किन पेड़ पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वो मैम, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बैठो। बताओ, क्या हर पेड़ पौधे की जड़ होती है? राहुल, तुम बताओ। नहीं मैम, हर पेड़ पौधे की जड़ नहीं होती। गलत जवाब। अभी पढ़ाया था ना मैंने। आओ बाहर निकल कर आओ। मैम प्लीज आप मारना मत। राहुल काफी डर जाता है और शेफाली चुड़ैल रूप में आकर उसे 3-4 चांटे मारती है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे? हाँ, क्यों नहीं बताया सही से आंसर? अब पिटो।
चुड़ैल मैम मत मारो, अब पढ़ कर आऊंगा। ये तो चुड़ैल मैम है। क्लास के सभी बच्चे शेफाली का चुड़ैल का रूप देखकर बेहद डर जाते हैं। शेफाली चुड़ैल बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना जारी रखती है। वो सबसे ज्यादा सवाल जवाब गोरे बच्चों से कर रही थी। चाहे गोरे बच्चे सवाल का सही जवाब ही क्यों न दे रहे हो, वो तब भी उन्हें ही टॉर्चर करती है। आगे से मेरी क्लास में कोई पढ़कर नहीं आया तो उसे मैं बहुत मारूंगी, सबसे ज्यादा गोरे बच्चों को। तुमसे तो मुझे खास नफरत है, इसीलिए तुम सारे बच के रहना, और अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खा जाऊंगी तुम सबको। ये बोलते ही चुड़ैल पहले जैसी बन जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें बच्चे रोते हुए कहते हैं, वो मैम कितनी गंदी है, और वो चुड़ैल भी है, वो हमें खा जाएंगी, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। यार तू अकेला नहीं है, तेरे साथ साथ मैम ने हमको भी मारा। उन्होंने पहले काले और गोरे बच्चों को अलग किया, फिर उनसे सवाल पूछकर गोरे बच्चों को बहुत मारा। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं आऊंगी। मैम ने काले बच्चों को कुछ नहीं कहा, सवाल गलत देने पर भी हम पिटे, लेकिन ये काले बच्चे काव्या, नंदिनी गलत जवाब पर भी चुपचाप बैठे रहे और उनसे सवाल भी ज्यादा नहीं किया। तुम दोनों रो मत, चुप होकर लंच कर लो, फिर से आ जाएंगे नहीं तो। इस तरह तीनों लंच कर लेते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रोज आती, गोरे बच्चों को ही डांटती और मारती थी। काले स्टूडेंट्स को वो कुछ नहीं कहती थी, उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। एक दिन डर कर गोरे बच्चे स्कूल नहीं आए तो शेफाली डरा कर उन्हें स्कूल ले आती है, फिर मारती है। छुट्टी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अगर मुझसे चालाकी करी तो इसी तरह मारूंगी। नहीं मैम, नहीं, आपसे छुट्टी नहीं करेंगे। अगले दिन राहुल की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है तो राहुल रजाई में छुपकर रोते हुए कहता है, माँ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं जाना। वो चुड़ैल मारती है, बहुत मारती है, वो हम बच्चों को बहुत मारती है। वो सबसे ज्यादा जो गोरा होता है उसी को मारती है। अरे बेटा, मैम को ऐसी चुड़ैल नहीं कहते। पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही, हमें भी पड़ती थी। नहीं माँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो सच में टीचर नहीं है, वो चुड़ैल बन जाती है हमें पढ़ाते पढ़ाते। ये देखो हाथ पैर पर उसने कैसे मारा। बेटी के हाथ पर नाखून के निशान देखकर गायत्री भी सोच में पड़ जाती है और सच का पता लगाने स्कूल जाती है। गायत्री स्टाफ रूम की ओर पहुंचती है तो उसे वहां एक चुड़ैल को मांस खाता हुआ देख लेती है। फिर वो शेफाली बनकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुर्गा पकड़कर जो चिकन खाया है ना, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो मुझे उड़ता उड़ता यहीं दिख गया और मैंने झपट लिया। हाय राम, इसका मतलब मेरा बेटा सही कह रहा था, यही चुड़ैल है जो बच्चों को मारती है। और आखिर क्यों? चुड़ैल का अंत करने के लिए अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा। गायत्री जल्दी से अघोरी के पास जाकर सब बता देती है। उसका अंत करने के लिए अघोरी उसी क्लास स्कूल में मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक घेरे में आमंत्रित करता है। ना चाहते हुए भी चुड़ैल उस घेरे में बंद हो जाती है। कौन है? किसने किया है ये मेरे साथ? मार डालूंगी उसे। काली चुड़ैल, मैंने किया है तुझे यहाँ बंद। बता, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करती है? गोरे बच्चों को मारती है और काले को नहीं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो निष्पक्षता के साथ बच्चों को पढ़ाए। कौड़ी का 3rd क्लास अघोरी, टीचर मैं हूं ना कि तू, जो तेरे को जवाब दूं मैं। बताना तो पड़ेगा तुझे हर हालत में। ये कहते ही अघोरी चुड़ैल पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो बोलती है, बताती हूँ, वो 3 महीने पहले की बात है। स्कूल में मैं बच्चों को बड़े लगन से पढ़ाती थी। मेरे रंग की वजह से मुझे क्लास के बच्चे भी काले मिले, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। प्राइज ये था कि जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा ड्राइंग अच्छी बनाएंगे उस पूरी क्लास को प्राइज मिलेगा। तो अपनी क्लास को मैंने बोला, बच्चों, अगर तुम अपनी क्लास को विनर लाना चाहते हो तो सभी बच्चे एनवायरनमेंट रिलेटेड ही पेड़ पौधे ऐसी चीजें बनाना, और फिर तो स्लोगन भी ऐड करना।
इससे हमारे बहुत चांसेस हैं जीतने के। ओके मैम। ओके मैम। शेफाली के बच्चे उसकी बात सुनकर पेड़ पौधे फ्लावर ये सब बनाते हैं। वहीं गोरे बच्चे की क्लास टीवी, फोन, फ्रिज, सीनरी ये सब बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। शेफाली क्लास जीतने वाली होती है। गोरी क्लास के बच्चे उनके काले बच्चों की ड्राइंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज गोरे बच्चों को मिल जाता है और वो फर्स्ट आते आते लास्ट आते हैं। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। स्कूल में टीचर टोंट मारती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैं गोरे बच्चों को मारती हूँ, उन्हें पनिश करती हूँ, काले बच्चों को कुछ नहीं कहती। तुमने छोटे बच्चों के साथ भेदभाव करके बहुत बुरा किया। इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? कभी टीचर से पढ़ेंगे नहीं तुम्हारी छवि के कारण, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अघोरी इतना कहकर उसे अपने मंत्रों के जाल से बोतल में कैद कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट नहीं पाती। गरीब लड़की का जादुई झूला। राधिका अपने माँ पिता के साथ रहती थी। गिरिधर गांव की बड़ी हवेली में माली और वृंदा झाड़ू बर्तन करके 2 वक्त का भोजन जुटाते थे। ऐसे में बेटी भी जवान हो गई थी। सुनो जी, हमारी राधिका 18 बरस पार कर चुकी है। वक्त है कि हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। अरे भगवान, तुम तो भली भांति अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर की दाल रोटी भी रंजीत सिंह के यहाँ चाकरी से चलती है। गुड़िया की शादी करने के लिए हमारे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। तो क्या सारी उम्र राधिका बिटिया को गरीबी के चलते मायके में बैठा कर रखेंगे? पिताजी, माँ, आप दोनों मेरे विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अपना आगे का जीवन मनमोहन की सेवा करके काट लूंगी। फिर दोनों काम पर पहुँचते हैं, जहाँ मालिनी कहती है, ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? 2 कौड़ी के नौकर दिन ब दिन तुम्हारे भाव बढ़ते जा रहे हैं। मालकिन, हमने जानबूझकर देरी नहीं की है, यकीन मानिए। तुम्हारा ये दुखड़ा सुनकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। आज तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगी। अरे मालकिन, इस हवेली के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। अगर आपने भी हमें निकाल दिया तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मालिनी उन्हें डांट फटकार लगा रही थी, तभी रंजीत सिंह आकर कहता है, अरे ये शोर शराबा कैसा है? गिरधर, वृंदा, तुम दोनों इतने डरे सहमे क्यों लग रहे हो? अब तुम्हारे आगे मगरमच्छ के आंसू तो दिखाएंगे ही। तुमने इन फकीरों को सर चढ़ा कर रखा हुआ है। गरीबों को नीचा दिखाकर न जाने तुम्हें क्या मिलता है मालिनी। गिरिधर और वृंदा भौजाई जाकर अपना काम करिए। जी मालिक। दिन भर के थके मांदे राधिका के माता पिता शाम को घर पहुंचते हैं, जहां राधिका घर के पूजा स्थल में बैठी कृष्ण की आरती उतार रही थी। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छा रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जला रही है। माँ, पिताजी, आरती ले लीजिए। तेरा मधुर गीत सुनकर दिन भर की थकान उतर जाती है बिटिया। कन्हैया, मेरे इस छोटे से खुशहाल परिवार को हर बुरी बला और नजर से बचाना। समय तेजी से गुजरता है और राधिका के बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं। कान्हा, मेरे माता पिता की रक्षा करना। मेरी विवाह की जिम्मेदारियों के चलते वो एक दिन भी घर पर नहीं ठहरते। एक दिन नियति उन पर दुखों का पहाड़ ढा देती है। वृंदा और गिरिधर रोग का बिछौना पकड़ लेते हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां राधिका के कंधों पर आ जाती हैं। राधिका, बिटिया, आज तू क्यों आई है? बाबा कहाँ है? मालिक, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राधिका का तेजोमय चेहरा और नम्र व्यवहार देख रंजीत उसको अपने बेटे गोपाल के लिए पसंद कर लेता है। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ अपने गोपाल के लिए राधिका कैसी रहेगी। अरे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? परसों की नौकरानी की बेटी मेरी बहुरानी बनेगी? कभी नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से जल्दी से निकाल दो। मैं अपने इकलौते बेटे के लिए खानदानी लड़की खोजूंगी, ना कि 2 टके की नौकरानी। फिर राधिका छत की सफाई करने जाती है, जहाँ बड़ा सा झूला देख वो उस पर बैठकर झूलने लगती है। तभी मालिनी उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये कामचोर कामधाम छोड़कर झूले पर बैठी मजे मार रही है। मालिनी गुस्से से आग बबूला होकर उसको झूले से नीचे गिराकर कहती है, नीच, तुझ भिखारन की जरूरत कैसे हुई मेरे झूले को गंदा करने की?
इन्हीं सुंदर बालों को ढाल बनाकर तू मेरे बेटे को रिझाने की कोशिश करती है ना? अभी मजा चखाती हूँ। क्रूर मालिनी गुस्से का गुबार निकालने के लिए राधिका को गंजा कर देती है। राधिका रोती बिलखती वहां से भागकर एक जंगल के पास रुक जाती है, जहां कदम्ब के पेड़ पर फूलों से सजा धजा झूला लगा होता है। इतने घने जंगल में फूलों से सुशोभित इतना मनमोहक झूला किसने लगाया है? वो उस झूले पर बैठकर आंखें बंद करके आंसू बहाते हुए गाती है। गोपालन, हरे निर्गुण और प्यारे, तोहरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तोहरे बिन हमरा कौन नहीं। जैसे वो आंख खोलती है, उसके चारों ओर सोने के अनेकों सिक्के बिखरे होते हैं, जिसे देख उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये कैसा चमत्कार है? झूले के इर्द गिर्द तो सिर्फ फूल थे, ये सिक्के में कैसे बदल गए? राधिका दोबारा से झूले पर बैठकर झूलती है कि अचानक वो झूला चमचमाते सुनहरे रंग में बदलकर सोने के सिक्के गिराने लगता है। इसका मतलब ये झूला एक जादुई झूला है। फिर अचानक झूले से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। सही आभास किया तुमने राधिका, मैं एक जादुई झूला हूँ। जादुई झूला? तुम यहाँ कैसे आए? और क्या ये जंगल ही तुम्हारा घर है? तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। राधिका, तुम भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हो। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत हो। मेरे तो केश भी नहीं रहे हैं, मैं भला खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? मनुष्य अपने तन से नहीं, मन से सुंदर होता है, जैसे कि तुम हो। इन सिक्कों को तुम रख लो। राधिका सिक्कों को बटोर कर कहती है। इस मदद के लिए शुक्रिया जादुई झूले। जब भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता पड़े, तुम जादुई झूले के पास चली आना। जादुई झूले से मिले सोने के सिक्कों के चलते राधिका के घर के बिगड़े हालात पटरी पर आ जाते हैं। वो हर दिन जादुई झूले के पास आती और उस पर झूला झूलती। जादुई झूला उसे सोने के सिक्के दिया करता था। एक शाम जब वो घर लौट रही थी, तभी एक पेड़ के पास उसे एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा दिखाई पड़ता है। काका, आप ठीक तो हैं? अरे बिटिया, लकड़हारा हूँ। कल बिटिया की शादी है, जे मैं एक धेला नहीं, न जाने सारा इंतजाम कैसे होगा। चलिए मेरे साथ। दोनों उस झूले के पास आते हैं और राधिका झूले को हिलाकर कहती है। जादुई झूले, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। ये सुन फूलों का झूला सुनहरे जादुई झूले में बदलकर सोने के सिक्के गिराकर कहता है। ये सारे सिक्के तुम रख लो। अरे 25 बरस से मैं इसी जंगल में लकड़ी काट रहा हूँ, मैंने आज तक ये झूला नहीं देखा। खैर बिटिया, आज तूने इस गरीब बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली बेटा, शुक्रिया। बेटी की शादी की भरपूर बधाई हो काका। इन्हें बेचकर आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। राधिका जादुई झूले से हर दिन मिलने वाले सोने के सिक्कों को एकत्रित करके उन्हें बेचकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तूने हवेली का काम भी छोड़ दिया, फिर तेरे पास घर खरीदने के लिए इतनी मोटी रकम कहाँ से आई राधिका? मुरलीधर की बड़ी कृपा बरसी है माँ। आइए मेरे संग, आपको कुछ दिखाना है। वो दोनों को लेकर उसी जंगल में पहुंचती है। तू हमें इस घनघोर जंगल में क्या दिखाने लाई है बेटा? ऐसा भी कौन सा खजाना छुपा है यहाँ? माँ, इस झूले पर बैठती ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। वृंदा जैसे ही कदम्ब के पेड़ से टंगे हुए झूले पर बैठती है, तभी वो जादुई सोने के झूले में बदलकर कहता है। कहो राधिका, अब तुम्हें मुझसे कैसी मदद चाहिए? जादुई झूले, माँ को अपना जादू दिखाओ। जादुई झूला अगले ही पल अनगिनत सुनहरे सिक्कों की बौछार करता है। अरे वाह, ये झूला तो करोड़पति बनने की सीढ़ी है। जादुई झूले, हम पर एक उपकार कर दो। मेरी बिटिया राधिका के पहले जैसे बाल वापस ला दो। जरूर राधिका, झूले पर बैठ जाओ। राधिका के झूले पर बैठते ही झूले में लगे जामुनी पुष्प उसके गंजे सिर पर गिरते हुए समाहित हो जाते हैं और देखते ही देखते राधिका के घुटनों तक काले चमकदार केश उगाते हैं। देखो राधिका, तुम पहले की तरह ही एकदम सुंदर हो चुकी हो। शुक्रिया जादुई झूले, मैं तुम्हारा ये एहसान
कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। कुछ ही दिनों में उनकी अमीरी के चर्चे पूरे मधुपुर में छा जाते हैं और राधिका का माधव नाम के लड़के से विवाह हो जाता है, जिसके पश्चात राधिका खुशहाल और संपन्न जीवन बिताने लगती है। चुगलीखोर सास। अरे ललिता, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? तुझ जैसे कड़वे करेले को शक्कर की क्या जरूरत पड़ गई? जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। तो मुझे ताने क्यों कस रही है? तूने शिल्पा के आगे मेरी जितनी तारीफ की है ना, सब बता दिया उसने मुझे। तो उस चुगलखोर ने तुझसे चुगली की है? इस मोहल्ले के अव्वल दर्जे की चुगलखोरनी तो तू है। होशियारपुर में रहने वाली चुगलखोर कोकिला का एक ही पेशा था, लोगों की चुगलियां करना। शिल्पा को आता देख वो कहती है, मुझसे पंगा लेना इसको बहुत भारी पड़ेगा, अभी मजा चखाती हूँ। कोकिला, अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में? मैं सिर्फ आने वाले भूकंप को भांपने की कोशिश कर रही हूँ। वो कैसे भला? भगवान झूठ ना बुलवाए। वो देखो, सामने से भारी भरकम शिल्पा रानी आ रही है। आज तुम्हारे घर के कुर्सी सोफे में से एक आधा तो लंगड़ा होकर ही रहेगा बेचारा। कल शर्मा जी ने अपने घर नई कुर्सी मंगवाई थी। ये हथनी जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी से चर्र की आवाज के साथ बेचारे का अंतिम संस्कार हो गया। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मैं तो चली। चुगलखोर कोकिला की बात ललिता के मन में घर कर जाती है। अरे ललिता, हम तोहरे पास ही आवत रहे। चलो भीतर चलकर बतियाते हैं। कहीं ये बुलडोजर सच में सोफा तोड़ कर गई तो? ना 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 ना। अरे तुम किवाड़ पर तो ऐसन खड़ी हो जैसे दुआर छिकाई मांगत हो। अपना ये भड़कीला थुलथुला शरीर लेकर चलती बन यहाँ से। जाने किस मूर्ख चंद ने तेरा नाम शिल्पा रख दिया। बस बहुत खिल्ली उड़ा ली तू हमरी। हम खाते पीते घर के हैं, तुम्हारे जैसी चिमखरी नहीं। एक जोरदार आंधी चली तो लापतागंज पहुँच जाओगी। दोनों के बीच घमासान भिड़ंत छिड़ जाती है। दूर खड़ी कोकिला ये देखकर कहती है, ये चलचित्र देखकर तो मजा ही आ गया। मैं कोकिला हूँ, अपनी मीठी बोली से घर बना भी सकती हूँ और बिगाड़ भी। ठुमकते हुए कोकिला घर पहुँचती है, जहाँ उसका बेटा कहता है, आप किसकी चुगली करके आ रही हैं आप? बोलो भला, मैं कोई कैकई मंत्रा हूँ जो चुगलखोरी करूँगी? माँ, आपकी ये मंद मंद मुस्कान साफ बयान कर रही है कि आज फिर आपने मोहल्ले में झगड़े करवाए हैं। क्या मिलता है आपको ऐसा करके? बड़ा मजा आता है। जब तक मैं इनकी चुगली ना कर लूं, मेरे पेट का पानी नहीं बचता। आपकी चुगली करने की आदत एक दिन आपको दलदल में डुबो देगी। संकल्प ये बोलकर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ वेदिका उसकी आंखें मूंदती है। आज ये लुका छिपी का खेल क्यों? माँ से हमारे बारे में बात की? वेदिका वो मैं इस बार मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनूंगी। माँ के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है। बिना लोगों की चुगली किए उनका दिन शुरू ही नहीं होता। लेकिन हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो सोचो। पारिवारिक रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है और पहले दिन कोकिला कहती है, अरे बहुरानी, इतने सवेरे मटकते हुए कहाँ चल दी? माँ जी, मैंने सारा कामकाज निपटा दिया है, मैं दफ्तर चलती हूँ। उसके जाते ही कोकिला माथा पकड़कर धब से कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी संकल्प कहता है, क्या बात है माँ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठी हैं? अरे जिसकी नई नवेली बहू आते ही चाकरी करने निकल जाए, वो झूम बराबर का नाच तो नहीं दिखाएगा। देख बेटा, औरत जात को इतना छूट देना अच्छा नहीं है। माँ, आज के समय में औरतें मर्द से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। संकल्प अपनी माँ की चुगलखोर की आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए वो बात को टालकर चल देता है। बहू के आते तो मेरे बेटे के तेवर ही बदल गए। मैंने बहू के खिलाफ इतना फूट डाला, पर मेरे बेटे पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो पूरा दिन घर में अकेली ऊब कर कहती है, अब मेरे कदम इस चार दीवारी में और नहीं रुकेंगे। चलकर जरा मोहल्ले का हाल चाल लिया जाए। उसको आता देख मोहल्ले की सभी औरतें कहती हैं, अरे वो देखो, चुगलखोरनी कोकिला पधार रही है। आने दो, आज इस चुगलखोरनी से पुराना हिसाब चुकता करना है। क्या बात है, आज तो दो हंसों के जोड़े के साथ राधा रानी भी यही है। क्या बातें हो रही हैं? चारों तरफ तुम्हारे ही घर के चर्चे चल रहे हैं। वो क्या,
यही कि तुम्हारे बेटे ने प्रेम विवाह रचाया है। शर्म नहीं आती तुम सबको मेरे घर में ताका झाकी करते? कल तक जब तुम सभी के घरों में ताका झाकी करके चुगलियां करती थी, तब का क्या? अपने घर की बात आते ही कैसे तिलमिला उठी चुगलखोरनी। कोकिला मुंह सड़ाकर वहां से चलती बनती है। तभी उसका बेटा और बहू घर आते हैं। आते ही वेदिका घरेलू कामकाज में व्यस्त हो जाती है और सवेरे दफ्तर के लिए निकल जाती है। तकरीबन कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह कोकिला कहती है, बेटा, मुझे लगता है कि तेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती, मुझे कामकाज भी नहीं करने देती। दुनिया जमाना तो यही बोलेगा कि मैं बहू पर अत्याचार करती हूँ। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए। वैसे भी सास तो यही चाहती है ना कि उसकी बहू कामकाज की जिम्मेदारी बखूबी संभाले। रसोई घर में सब कुछ सुन रही वेदिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, सासू माँ, आप साफ सीधी ये क्यों नहीं कहती कि आपको दिन भर की चुगली करने के लिए एक साथी की जरूरत है? देख बेटा, कितने बुरे लहजे से बात कर रही है बहू मुझसे। वेदिका सच ही तो कह रही है माँ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं बेटा, तू मुझ बूढ़ी को वृद्धाश्रम छोड़ा। वेदिका अपने चुगलखोर सास के नाटक को भली भांति भांप चुकी थी, इसलिए वो बिना बहस को बढ़ाए चल देती है और कोकिला उदास होकर दिल बहलाने के लिए घर की चौखट को साफ करने लगती है। तभी औरतें आकर कहती हैं, अरे कोकिला, बहू के रहते ये सब तू क्यों कर रही है? वैसे आज तूने अपने चुगलखोर के पकवान भी नहीं परोसे, दिमाग की बत्ती फ्यूज तो नहीं हो गई? अरे काहे की बहू एक भी तिनका टस से मस नहीं करती, नौकरों की तरह मुझ बुढ़िया पर सारा काम काज छोड़कर चल देती है मजे मारने। सभी चुगलखोर कोकिला की बातों में आ जाती हैं और अब हर दिन कोकिला उनके आगे अपनी बहू की चुगली करने लगी थी। एक शाम वेदिका कहती है, सासू माँ, जब घर में 2 नल पहले ही मौजूद हैं, तो आप पानी भरने कुएं पर क्यों जाती हैं? अब क्या तू मेरे बाहर आने जाने पर भी रोक लगाएगी बहू रानी? कोकिला उनकी एक नहीं सुनती। एक शाम जब दोनों घर आते हैं तो कोकिला सोफे पर एकदम शांत बैठी होती है। क्या बात है माँ, आज तुमने मौन व्रत धारण कर रखा है? क्या बड़ी चुपचाप हो? संकल्प, जब से हम आए हैं सासू माँ सिर्फ सर ही हिलाई जा रही हैं। कोकिला खराश करती हुई अपने गले की तरफ आवाज न निकालने का इशारा करती है। अरे, आपके गले से आवाज नहीं निकल रही? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि चुगलखोरी के चक्कर में रहना छोड़ दीजिए। काश कि आपने मेरी जरा भी सुनी होती। फिर वेदिका अपनी सास के लिए काढ़ा बनाकर ले आती है। माँ जी, इस गर्मा गर्म काढ़े को पीजिए, इससे आपका गला सवेरे तक एकदम खुल जाएगा। वेदिका पूरी रात अपनी सास की सेवा करती है और सवेरे कोकिला कहती है, बहू, माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? बहू, अपनी चुगलखोर सास को माफी दे दो। मैंने हमेशा सभी की चुगली की और सबका घर बिगाड़ा। माँ जी, इंसान की जुबान एक कटार के जैसे है, जो घर बनाने से ज्यादा बिगाड़ती है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। दोनों सास बहू के बीच की दरार भरने के साथ उनमें सुलह हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।